आपके चैनल अनिल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोगों ने दो पार्ट में देखा कि वैद्युत क्षेत्र और विभव में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रूविंग थे। अभी हम लोग इस थर्ड पार्ट में देखते हैं जो बचा हुआ शेष भाग है कि उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा और कैसे उसको हम लोग प्रूव करेंगे, जिसमें हम लोग हेडिंग देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें बताया जाता है कि ये भी अदिश राशि है। और अगर हम इसे देखें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, तो दो आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, यह उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज करते हमने एक आवेश यहाँ पर लिया Q1, एक आवेश यहाँ पर लिया गया Q2 और इनके बीच की दूरी को हमने सपोज कर लिया स्मॉल r है और इसको कहाँ पर रखा गया है, y में। और y का प्रवृत्तांक हम आपको पहले ही लेक्चर में बता दिए थे कि y का प्रवृत्तांक जो होता है ये 1 होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि हम इन दोनों सूत्रों को एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं U अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R हो जाएगा। अगर हम इस साइन को हटाते हैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, तो हम यहाँ लगा सकते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान स्मॉल r हो जाएगा। इसमें हमें करेक्शन कहीं अगर करने की जरूरत आती है तो हम सपोज करते हैं कि जो इन आवेशों के बीच की दूरी दिया गया है, सपोज दैट जैसे इसको हम x मान लें, y मान लें, o मान लें, कुछ भी अगर मान लेते हैं, तो हमें यहाँ जो r दिया गया है इसके स्थान पर हम क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। ये दूरी को सपोज दैट कहीं कहीं a मान लिया जाता है तो यहाँ दूरी को हम a कर लेंगे। आवेश का जो मान दिया होगा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद यदि हम देखें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बाद आ जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है। सपोज करते हैं कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया गया, क्या हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अगर हम इसकी बात करें तो सपोज करते हैं एक समान ये वैद्युत क्षेत्र लिया गया है और वैद्युत क्षेत्र को जो हम दिखाते हैं ये कैपिटल E से दिखाया जाता है, ये सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है ये प्लस से माइनस की ओर होती है। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है। ऐसे सपोज करते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके एक सिरे पर देखा जाए तो प्लस क्यू आवेश होगा और इस सिरे पर बात करें तो माइनस क्यू आवेश होगा और इनके बीच की जो दूरी होगी ये आ जाएगा 2l हो जाएगा। और यदि इसके कारण अगर हम देखें तो यहां से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। अगर ये हम लंब डाल रहे हैं तो फिर इसके आधार को इसे मिला दिया जाता है और पहले ही सपोज करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र से जो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ये थीटा कोण पर, यदि ये थीटा कोण होगा तो अंडरस्टूड है ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और किसी भी त्रिभुज में थीटा के जो सामने की भुजा होती है वो होता है लंब। यदि हम इसे लंब मानते हैं तो लंब जो हमेशा चलेगा
ये चलेगा साइन थीटा में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा हो जाएगा। थीटा से सटी हुई जो छोटी भुजा होगी इसको हम मानते हैं आधार, और आधार जो चलता है हमारा कास थीटा में, क्योंकि एक ही भुजा मालूम है, तो ये हो जाएगा 2l कास थीटा हो जाएगा। लंब हमारा हो जाएगा 2l साइन थीटा, और आधार हमारा हो जाएगा 2l कास थीटा हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर आवेश क्यों लिया है, तो ये ऋण सिरा इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस पर बल लगाएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस पर बल लगेगा, क्योंकि जानते हैं क्योंकि E इक्वल टू होता है F अपान क्यू। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। इसी प्रकार से इस सिरे पर जब माइनस आवेश है तो इधर का जो धन सिरा होगा इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसके आकर्षण के कारण अगर देखें तो इस पर भी जो बल लगेगा F इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। ये जो दोनों बल लग रहे हैं इस वैद्युत द्विध्रुव पर, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन देखा जाए एक नहीं है, इसलिए हमेशा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे, और इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। ये सिरा चाहेगा इधर आ जाए और ये चाहेगा इधर चला जाए, इसलिए इस पर जो बल आघूर्ण टाउ लगेगा ये कहा जाता है बल, और गुणे लंबवत दूरी हो जाएगा, लंबवत दूरी। अब इस पर बल कितना लग रहा है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई लग रहा है। लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा हो जाएगा। और इसमें अगर हम अभी पिछले लेक्चर में देखें वैद्युत द्विध्रुव की बात, तो वैद्युत द्विध्रुव इक्वल टू होता था P इक्वल टू क्यू इंटू 2l हो रहा था, इसलिए Q को हम निकाल लें, 2 को हम निकाल लें, और L को अगर हम निकाल लेते हैं तो जो बल आघूर्ण यहाँ टाउ हो जाएगा, इनके स्थान पर हो जाएगा P, बच गया हमारा E, और यहाँ बच गया साइन थीटा। ये हमारा आ जाएगा टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा आ जाएगा। अगर हम टाउ को मैक्सिमम मान लेना चाहते हैं तो टाउ मैक्सिमम के लिए जो हो जाएगा ये साइन थीटा भी मैक्सिमम चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 90 डिग्री। साइन का मान अब इससे ज्यादा तो हो नहीं, सॉरी 0, और यहां से देखा जाए इसका साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान आएगा ये 1, और साइन का 1 मान किसके लिए आता है 0 के लिए, इसलिए अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो टाउ मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे, सॉरी 0 नहीं होगा, ये 90 के लिए कितना होता है साइन थीटा का मान 1 होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो टाउ मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा पीई और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इससे ज्यादा मान इसका नहीं हो सकता है, इसलिए टाउ मैक्सिमम बराबर आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी ई आ जाएगा। दूसरा अगर हम टाउ मिनिमम की बात करें तो टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा का जो मान होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और साइन थीटा का मिनिमम मान होता है -1। किस एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए देखा जाए तो टाउ मिनिमम जो हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा पीई साइन 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू आ जाएगी -1, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -पी हो जाएगा। टाउ मिनिमम आ जाएगा पीई पीई हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा डेरिवेशन बच रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो यदि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया जाए और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए किसी कोण पर, सपोज दैट थीटा कोण पर, और उसको घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, इस पर हमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा पीई ब्रैकेट में 1 माइनस
cos थीटा। ये किसका प्रूविंग हो जाएगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो यह आ जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है और लंबा भी है। तो अगर हम देखें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारी क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक हमारा होता है अक्षीय स्थित और दूसरा हमारा होता है निरक्षीय स्थित। तो पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित पर क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित पर क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहें तो हम इस सपोज करते हैं कि हमने ले लिया वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? दो आवेश जिनके मान समान होते हैं, प्रकृति विपरीत होता है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हों। तो सपोज करते हैं इस सिरे पर हो गया प्लस क्यू आवेश, इस सिरे पर हो गया माइनस क्यू आवेश और इनके बीच की दूरी हो जाती है 2l। और इनका अगर ये सेंटर है तो इसको O मान लेते हैं, इसलिए इधर की भी डिस्टेंस हो जाएगी l और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी हमारी l हो जाएगी। अक्षीय स्थित किसे कहा जाता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अगर कोई बिंदु हम P मान लें तो इसे हम कहेंगे अक्षीय स्थित होगा। और जिस पर हमें कोई चीज ज्ञात करना होता है उस पर हम हमेशा इकाई धनावेश लेते हैं और इकाई धनावेश को हमेशा हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस प्लस Q आवेश के कारण अगर इस पर हम क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, इसलिए E1 की वैल्यू किधर जाएगी? बाहर की ओर, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर माइनस Q आवेश के कारण देखेंगे तो ये आकर्षित करेगा, तो ये आ जाएगा E2, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये इसको आकर्षित करेगा, इसलिए बल की दिशा जब इधर होगी तो क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी प्रूविंग कि प्लस Q आवेश के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम प्लस Q आवेश के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता देखें तो हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। अब हमें ये दूरी चाहिए प्लस Q से इस P की दूरी, लेकिन ये दूरी तो हमको दिया नहीं गया है, बल्कि ये दूरी कहाँ तक स्थित है? तो देखो दूरी ना इस सिरे से नापेंगे ना इस सिरे से, बल्कि इसके केंद्र से इस दूरी को हम सपोज करते हैं कि ये r दूरी है। लेकिन हमें r दूरी नहीं चाहिए, हमें तो ये दूरी चाहिए। तो क्या करें? r में से l को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा Q/r माइनस l का होल स्क्वायर, क्योंकि जानते हो क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर होता है। यह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस पर हम क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यह हमारा आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। अब हमें ये टोटल दूरी चाहिए, तो ये दूरी r, ये दूरी l, ये क्या हो जाएगा? r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इसमें हमने साइन क्यों नहीं लिया? तो साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये सदिश राशि होती है। इसमें प्लस माइनस ये बताएगा कि ये आकर्षित होगी
या प्रतिकर्षित होगी, इसलिए साइन की जरूरत नहीं है, साइन से हमें दिशा मिल गया। और जब वही अदिश राशि होती है तो उसमें वैल्यू को विथ साइन लिया जाता है, इसलिए देखा जाए तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब रही बात कि अगर हम P पर परिणामी तीव्रता देखें तो E1 का मान ज्यादा होगा कि E2 का मान ज्यादा होगा, ये हमें बहुत ध्यान से सोचना होगा कि देखो इन दोनों समीकरण में ये वैल्यू सेम हो गई, इसमें भी ये वैल्यू सेम हो गई। अब बाकी बचाइए, इसी के आधार पर डिसाइड करना होगा कि E1 की वैल्यू ज्यादा होगी या E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। इसमें ध्यान से देखें तो R में से हमने L को घटाया तो ये मान छोटा हो जाएगा, छोटे का अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और यदि हर छोटा होगा तो अंश बड़ा हो जाएगा, और अंश बड़ा होता है तो ये मान बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें R प्लस L करेंगे तो ये मान बड़ा हो जाएगा, और बड़े का स्क्वायर करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। यदि इसका हर बड़ा हो गया तो अंश छोटा हो जाएगा, यदि अंश छोटा होगा तो ये मान छोटा हो जाएगा। इट मीन्स दोनों समीकरण में हमें E1 बड़ा है और E2 छोटा है, इसलिए कहा जा सकता है P पर परिणामी तीव्रता। अगर हम P पर परिणामी तीव्रता देखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगा E नेट, E नेट इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब रही बात E1 की मान रखने की तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, फिर 1/E2 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये साइन माइनस है माइनस लगा देंगे, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर अगर हम इनका एलसीएम लें तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इससे जब हम इसको कट करेंगे तो ये वाला वैल्यू बच जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू बच जाएगा, और साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में ये नीचे तो दिया गया है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी रहने दो। ये हमारा हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा एक ब्रैकेट में, A प्लस B का होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया गया। ये माइनस था माइनस रहने दो, दूसरा ब्रैकेट है R माइनस L का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यहां हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा। अब फर्दर अगर हम देखें तो यहां हमारा आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, और ये हमारा आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे अगर हम प्रूविंग देखें तो इसके आगे हमारा प्रूविंग जो आ जाएगा बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है अब इसको प्रूव करने के लिए, तो देखा जाए ये हमारा आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में क्या बच गया 2RL प्लस 2RL 4RL,
इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 RL लिखा जा सकता है। 4RL फाइनली हो ही गया, अभी हमें जरूरत है 2 की, इसलिए इसी फॉर्म में लिखा। और नीचे देखो यहाँ हम सपोज करते हैं, नीचे सपोज ये किया जाएगा कि लिख ही देते हैं r² - L² का होल स्क्वायर, लेकिन अब कंडीशन आ जाती है, क्योंकि r इज ग्रेटर देन L होता है, इसलिए अगर हम देखें तो L² को हम नगण्य मान सकते हैं। अब अगर इसको हम नगण्य मानते हैं तो ये फैक्टर कट जाएगा, ये कट गया तो अब r का होल स्क्वायर बचा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Q/4πε0 ब्रैकेट में 2 × 2 RL अपान r⁴। ये वैल्यू यहां से कट जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब इसमें से यदि हम Q को ले लें ऊपर और 2 को ले लें और L को ले लें, तो इसे हम क्या सपोज कर सकते हैं P, और ये हमारा हो जाएगा E नेट इक्वल टू, यहां से तो Q जा चुका, ये क्या आ जाएगा 1/4πε0, और ये सब मिलके बना देंगे P। यहाँ 2 बचा हुआ हो जाएगा 2P अपान r⁵ था, ये आ जाएगा r⁵। तो ये हमारा जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति पर जो क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा, ये आ जाएगा 2P अपान r³ हो जाएगा। मात्रक हमने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी रूप में हो, लेकिन इसका मात्रक जो होगा ये न्यूटन प्रति कूलम ही लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।